नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल के क्लास में हमने काव्य प्रयोजन पढ़ा, उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, संस्कृत के आचार्यों ने उसके संबंध में क्या क्या अपने मत दिए हैं। फिर मैंने अगली क्लास के लिए कहा था कि अगली क्लास में हम हिंदी के जो विद्वान हैं वो विद्वान काव्य प्रयोजन के संबंध में अपने क्या क्या विचार रखते हैं, क्या क्या मत देते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से और संबंधित कोई जानकारी मैं डालूं और आगे कोई और किसी विषय पे वीडियो बनाऊं और उसको अपलोड करूं, तो उसकी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन जो है वो दबा के रखिए। जब भी कोई वीडियो मैं डालूंगी आपको शो हो जाएगी। तो हम आज पढ़ते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में हिंदी विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं। तो पहला जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या कहते हैं कि जब कविता जो लिखी जाती है उस कविता के लिखे जाने के पीछे केवल जो मनोरंजन का जो उद्देश्य माना जाता है उसको नकारते हुए वे क्या कहते हैं कि मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए कि कविता में जीवन के कुछ ऐसे मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, ऐसा मार्मिक पक्षों का चित्रण होना चाहिए जो क्या करे, मनुष्य के सहृदय के या पाठक के सहृदय को क्या करे, उस काव्य से जोड़े और उससे सामंजस्य स्थापित कर सके। इसीलिए वो अपना मुख्य जो काव्य प्रयोजन मानते हैं वो किसे मानते हैं, रसानुभूति को रामचंद्र शुक्ल ने मुख्य काव्य प्रयोजन माना है। और इसके साथ ही वो जो है वो ये भी मानते हैं कि काव्य जो लिखा जा रहा है उससे जनता का हित होना चाहिए। तो उस संबंध में वे लोक मंगल की साधना को भी क्या मानते हैं, काव्य प्रयोजन मानते हैं। फिर हम दूसरा जो देखते हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस वाणी मतलब वो क्या बोलते हैं कि जिस वाणी से मनुष्य दुर्गति एवं हीनता की भावना से बच जाए और आत्म आनंद को प्राप्त कर सके वही काव्य है और यही काव्य का प्रयोजन है। क्या हुआ कि मनुष्य दुर्गति और हीनता की भावना से जो कुंठाएं होती है, जो चिंताएं होती है, उनकी भावना से उबर जाए, तो ऐसा साहित्य होना चाहिए या ऐसी कविता होनी चाहिए। और उसके साथ ही क्या कि आत्म आनंद को प्राप्त करे, वह जो है उस रचना को पढ़कर या लिखकर खुद जो है वो आत्म आनंद, खुद के सुख की प्राप्ति जो है वो करे। तो वैसा जो काव्य होगा वही जो काव्य है उस काव्य का उद्देश्य माना जाना चाहिए। वही हम देखते हैं एक विद्वान है हिंदी के नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी क्या बोलते हैं कि काव्य अनुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है जिसे दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्य के खंड व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में क्या है, अनुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है जिसे दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक और साहित्य के खंड व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो है इसको इतना महत्व नहीं देते हैं कि इसको जो है वो किसी साहित्य से जोड़ा जाए अपनी भावनाओं को। तो ये जो बात कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। ये पंक्तियां जो मैंने लिखी है ये अक्सर जो है नेट की परीक्षाओं में या फिर जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंध से टॉपिक ये जो लगा हुआ है इससे संबंधित आए हुए प्रश्नों की पंक्तियां ही मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। फिर हम देखते हैं कि श्रीधर पाठक का क्या कथन है। वो क्या कहते हैं कि लोक मंगल सिर्फ ऐसे कि लोक मंगल, ऐसे तो यहाँ पे लोक मंगल की साधना को काव्य प्रयोजन रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, लेकिन श्रीधर पाठक जो है लोक मंगल ही काव्य प्रयोजन है, यानी कि लोक मंगल के अलावा, यानी कि ये तो है ही सबसे अनिवार्य रूप से जो काव्य प्रयोजन है वो लोक मंगल है। तो यह जो धारणा है, यह जो मत है वो किसका है, श्रीधर पाठक का है। फिर हम देखते हैं रीतिकालीन कवि भिखारी दास जो है अपने कवि प्रयोजन के संबंध में क्या बोलते हैं कि कवि के प्रयोजन उसकी मति यानी कि बुद्धि के अनुसार अलग अलग होता है।
तो क्या होता है कि जो उद्देश्य होता है काव्य लिखने का, वह काव्य लिखने का उद्देश्य पाठक वर्ग हो या फिर कवि वर्ग हो, उनके खुद की बुद्धि के अनुसार वो कैसे ग्रहण करता है, वो कैसे लिखता है, वो किस भावों से लिखता है, उसको जो है वो जो क्या होते हैं के अनुसार जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का क्या कथन है कि आत्मा अभिव्यंजना काव्य का प्रयोजन है। यह किस विद्वान ने कहा? आत्मा अभिव्यंजना के बारे में जो काव्य प्रयोजन बताते हैं वो कौन बताते हैं? डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है, जो हिंदी के उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, उन्होंने जो है इस काव्य के संबंध में या साहित्य के संबंध में यह बात कही है कि जो मनोरंजन होता है उद्देश्य, उसको बिल्कुल नकारते हुए वो क्या बोलते हैं कि साहित्यकार का कार्य यदि मनोरंजन करना, जो साहित्यकार का कार्य मनोरंजन करना नहीं है, ये काम तो किनका है? भाटों का, मदारियों का, विदूषकों का और मस्खरों का। साहित्यकार का पद तो इससे बहुत ही ऊंचा है, यानी कि साहित्यकार तो समाज को दिखाता है, उनके लोक पंक्ति की भावना को दिखाता है, स्वांतः सुखाय को दिखाता है, और बहुत से कार्य है जो है वो काव्य का उद्देश्य है। जबकि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन मात्र ही जो है वो काव्य का उद्देश्य जो किनका है? भाटों, मदारियों, विदूषकों का। ऐसी कई बार पंक्ति आई है कि किसने कहा है कि मनोरंजन नहीं बल्कि ये तो काम भाटों, मदारियों और विदूषकों का है। तो यह कथन किसका है? प्रेमचंद का है। फिर हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है वो अपने परिभाषा में काव्य प्रयोजन किसे मानते हैं? वो मानते हैं उचित उपदेश। अपने एक पंक्ति में ही कहा है कि केवल मनोरंजन नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो उचित उपदेश का तो काव्य प्रयोजन माना है, इसके साथ ही साथ क्या बताते हैं वो? आदर्शीकरण की प्रतिष्ठा। आदर्शीकरण की प्रतिष्ठा मतलब सिर्फ केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसमें आदर्श भी होने चाहिए। तो यह जो काव्य प्रयोजन बताते हैं वो कौन बताते हैं? मैथिली शरण गुप्त। अब आगे हम देखेंगे कुछ और विद्वानों के बारे में। एक विद्वान है आचार्य तुलसीदास जो है, जैसे अपन सब, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तुलसीदास के बारे में सब जानते होंगे, लेकिन इन्होंने जो काव्य प्रयोजन बताए हैं, एक तो बताया है स्वांतः सुखाय, यानी कि खुद के सुख की, आत्मा सुख ही मान लो इसको, सुखाय की भावना से जो है वह स्वांतः सुख प्राप्त करना क्या है? एक काव्य का प्रयोजन है। इसके साथ ही एक और क्या बताते हैं? लोकहित की बात करते हैं। लोकहित करना, वो भी किस प्रकार? उन्होंने इसके लिए एक शब्द दिया है, गंगा जल के समान सबका क्या करना? लोकहित करना। ये क्या है? दोनों जो प्रयोजन, काव्य प्रयोजन बताए हैं वो किसने बताए हैं? तुलसीदास ने बताए हैं। एक है हमारे कवि, रीतिकालीन कवि हुए हैं देव जो है वो क्या बोलते हैं? देव ने बताया है यश, यानी कि अमरता या फिर यश, केवल जो बताया है काव्य प्रयोजन वो किसने बताया है? देव ने बताया है। वही हम देखते हैं कि छायावादी कवि पंत है, वो क्या बताते हैं कि मुक्त जीवन, ये पंक्तियां सब परीक्षाओं में पूछी गई है, वही मैं आपको इस बोर्ड पर बता रही हूँ। मुक्त जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति जो है वो काव्य प्रयोजन किसने माना है? मुक्त जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति, काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए? मुक्त जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति। ये किसने बताया है? पंत ने बताया है। अब हम देखते हैं कुछ पाश्चात्य जो विद्वान हैं। उन पाश्चात्य विद्वानों के मत हम पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि जैसे हमारे हिंदी साहित्य में क्या है
जो कविता है, जो काव्य है, उसके बारे में काव्य प्रयोजन बताए गए, उसी जगह पाश्चात्य जो है उस कविता या काव्य को क्या कहते हैं, कला के संदर्भ में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कला के संदर्भ में वे अपनी परिभाषाएं या फिर मत देते हैं। तो इसमें एक प्लेटो हुए हैं। तो प्लेटो जो है, प्लेटो अपना उपयोगितावादी सिद्धांत देते हैं, जो आदर्शवादी भी कहलाता है। तो प्लेटो आदर्शवादी या उपयोगितावादी जो बात है वो काव्य या कला के संदर्भ में कहते हैं। वो कला का प्रयोजन क्या मानते हैं, उपयोगितावादी मानते हैं। और वह जो है वो ऐसा साहित्य पर जोर देते हैं जो लोक हित को प्रोत्साहित करे। और ऐसे ही हम देखते हैं, एक आचार्य हुए, विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य विद्वान क्रॉन्चे। क्रॉन्चे जो है वो कला के लिए मानते हैं, कला के लिए को ही काव्य प्रयोजन मानते हैं। इस प्रकार हमने देखा, पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर संस्कृत के आचार्य के मत देख लिए थे। इसमें हमने हिंदी के विद्वानों के मत और 2 मत जो है वो हमने पाश्चात्य के विद्वानों के मत देखे। आगे अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण। काव्य लक्षण के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।